के अरबों द्वारा जो सिंध पर जो प्रथम सफल अभियान किया गया था वो कब था? 712 ईस्वी में। तो अरबों पर जो सिंध पर जो अरबों पर द्वारा सिंध पर प्रथम अभियान किया गया था 712 में। इसके नेतृत्व में तो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था इस सफल अभियान। और ये इस अभियान के समय इसकी उम्र था मात्र 17 वर्ष। तो मोहम्मद बिन कासिम की जब ये अर्थी का उम्र था तो मात्र कितना था? 17 वर्ष की अवस्था में इसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। और इस समय जो सिंध के जो शासक था और सिंध का जो शासक था कौन था? जाहिर। तो सबसे पहले अगर अरबों पर जो सिंध विजय की जो सफल अभियान किया गया, सफल अभियान अरबों द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये सफल अभियान यानी जो बोलो दूसरा एक भारत पर सबसे पहले अगर भारत में इस्लामिक सत्ता का जैसे प्रसार होता है तो पहले कौन से होता है? जो अरब के जो मुसलमान अरब में क्या था? एक था इस्लाम का प्रसार। तो अरब में जैसे हजरत मोहम्मद साहब ने अरब क्षेत्र में क्या था? एक प्रसार किए थे। ठीक है, अरब के क्षेत्र में आसपास जो होता मेरा सीरिया हो गया, बगदाद हो गया, इन सारे इलाके में एक प्रसार हो रहे थे। तो जो 8वीं शताब्दी तक था, 8वीं शताब्दी तक में तो और इस्लाम का प्रसार कहाँ तक हो चुका था? ये हो चुका था अरब प्रायद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका यानी मिस्र हो गया, सीरिया हो गया, बगदाद हो गया, तुर्की की ओर प्रसार गया था। और फिर दक्षिण में इथियोपिया वगैरह ये सारे इलाका में अरब का प्रसार हो चुका था। यानी जो हो गया पश्चिम में हो चुका था, उत्तर में हो चुका था और दक्षिण में भी ये इस्लाम का जो प्रसार था हो चुका था। लेकिन अब प्रसार कब? तो 712 ईस्वी तक ये सब अरब के जो आसपास के इलाके थे वो प्रसार होते थे। लेकिन जैसी इस्लाम में जब मोहम्मद साहब सत्ता आती है उसके बाद तो आज भौगोलिक रूप से जो अरब प्रायद्वीप है उस क्षेत्र में प्रसार होने लगते हैं। जैसे इस्लाम में मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के लिए एक पद बनाया जाता है। यानी मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के लिए एक पद बनाया जाता है। पद का सृजन किया जाता है। वह पद क्या होता है? एक खलीफा का। तो एक पद क्या बनाया गया? मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए वो पद का सृजन किया गया। वो पद क्या कहलाए? एक खलीफा कहलाए। तो ऐसी खलीफा था। तो इस्लाम जगत में प्रथम खलीफा
खलीफा, प्रथम खलीफा था कौन? अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। तो अबू बकर इस्लाम जगत में प्रथम खलीफा था अबू बकर, अबू बकर। तो इस और अंतिम खलीफा था अब्दुल माजिद द्वितीय, अंतिम खलीफा था अब्दुल माजिद, अब्दुल माजिद अबू बकर, अब्दुल माजिद। कब तक? 1924 ईस्वी तक। तो ये जो खलीफा के ऊपर प्रथम खलीफा कौन था? अबू बकर खलीफा। तो इसी प्रकार से जैसे जब भारत पर 34 तो जो रहता है तो ये 36 से लेकर 45 तक जो उम्र तो खलीफा उमर होता है। तो खलीफा उमर के शासनकाल में भारत में कब 636 से 37 में आक्रमण किया गया था। तो अरबों द्वारा आक्रमण किया गया, लेकिन यह आक्रमण क्या था? असफल था। असफल होने के कारण यह रहा कि जो ये रसद सामग्री थी वो अपर्याप्त थी और क्षेत्र में गया। तो इस क्षेत्र में जो शासक थे वो प्रतिरोध कर सफलतापूर्वक कर सके और इस हमले को असफल कर दिए। तो कहा कि तो ये जो कहाँ किया गया था? तो भारत थाना के जो इलाका था वहाँ पर किया गया। तो थाना पूछा जाता है, थाना तो आज के जो महाराष्ट्र के जो इलाके जो थाने हैं, महाराष्ट्र के इलाका, महाराष्ट्र राज्य, ये महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के जो थाने क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के थाने, तो महाराष्ट्र ये तो किस राज्य है? तो थाना तो महाराष्ट्र में। तो ये अरबों द्वारा जो आक्रमण भारत पर पहला आक्रमण किया था और खलीफा उमर के काल में किया गया, वो कब से? 636 से 37 ईस्वी के काल में। तो पूछा गया थाना कहाँ है? तो महाराष्ट्र। तो ऐसे भी भारत जो ज्योग्राफिकल भौगोलिक नाम है, भौगोलिक नाम से भी पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो एक जो खलीफा उमर के काल में, तो ये सब एक देखते हैं कि यहाँ पर जो होता है कि जो ऐसी इस्लाम के अरब के आसपास के क्षेत्र में प्रसार हो रहा था, उसी दौरान भारत में भी एक पहला दस्ता प्रथम हमले जो किया गया वो थाना के इलाके में किया गया, जो कि वो असफल रहा। तो अरबों द्वारा सिंध विजय के लिए दूसरा प्रयास किया गया था। दूसरा प्रयास कब था? तो 644 ईस्वी में। तो इस समय भी 644 ईस्वी में तो अरबों द्वारा सिंध पर विजय के लिए दूसरा अभियान के लिए प्रयास किया था। कब किया था? 644 ईस्वी में। तो इस समय देखते हैं तो खलीफा किसका? खलीफा कौन है? तो खलीफा उमर, यानी खलीफा उमर है। इसका कार्यकाल आता है 634 से लेके 644, यानी खलीफा उमर का जो काल रहता है वो काल आता है 634 से लेके 644 तक, 644 ईस्वी तक। यानी खलीफा कौन है? तो खलीफा उमर, खलीफा कौन है? तो उमर जो है ये कौन है? यही उमर जो है, यही उमर इस्लामिक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी इस्लामी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक
माना जाता है, यानी माना जाता है, यानी इसलिए कि से जो एक खलीफा क्रम में क्या हुआ था, तो एक खलीफा दूसरा खलीफा था, यानी जो दूसरा खलीफा कौन था, ये उमर था, नहीं दूसरा खलीफा कौन था, उमर था, ये दूसरा खलीफा के रूप में उमर था, और इस्लामी साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता तो माना जाता है, तो यही माना जाता है, क्योंकि जो यह सही है कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को एक प्रखर रूप में, एक धर्म के रूप में स्थापित कर दिए, और यह काल 622 से लेकर 632 तक चलता रहा। लेकिन इस काल में जो अरब के क्षेत्र में जो आंतरिक इनकी अपनी लड़ाई थे उसमें एक व्यस्त है, और इसके बाद 632 में जैसे मोहम्मद साहब की मृत्यु होती तो इनको उत्तराधिकारी के लिए सर्वसम्मति से चुना जाता। वो प्रथम जो खलीफा होता था, प्रथम खलीफा वो अबू बकर था, यानी अबू बकर था। तो ये दूसरा प्रथम खलीफा था, लेकिन इसमें काल जो था 632 से लेके 634 ईस्वी तक था, लेकिन ये वास्तविक रूप से ये जो व्यवस्था था वो व्यवस्था को बना नहीं सका, जिस कारण से देखते हैं जैसे एक खलीफा काल था वो काफी सशक्त नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे उमर का काल आया तो इसने किया, और उमर के शासन काल में ही ये जो भारत अरबों द्वारा दूसरा अभियान किया गया था, प्रथम अभियान और दूसरा अभियान। प्रथम अभियान 634-36 के समय किया गया, दूसरा किया गया था 644 ईस्वी के काल में। तो एक जो प्रथम भारत में अगर भारत में अरबों का पहला हमला अगर बोला जाएगा तो ये 634 और दूसरा था 644। ये सारे जो अभियान किए गए थे ये कहाँ पर किया गया था, तो ये स्थलीय भाग से किया गया था, स्थलीय मार्ग द्वारा। कौन, तो जो मकरान तट के इलाके, जो आज पाकिस्तान के जो भौगोलिक क्षेत्र है, एक समुद्री तट का नाम जो है ये मकरान तट। तो इसी के इलाका में दूसरा अभियान जो किया गया था, पहला किया गया था थाना के इलाका में, दूसरा किया था मकरान। तो मकरान तट जो है ये कहाँ पे है, अब के पाकिस्तान, अब एक पाकिस्तान में चला गया। मकरान तट जो भौगोलिक क्षेत्र था, तो एक दक्षिण जो सिंध का जो दक्षिणी इलाका था, तो वही मकरान के इलाके में ये अभियान किया गया, लेकिन ये भी अभियान क्या रहा, असफल हो गया। तो देखते हैं कि 712 ईस्वी जो अरबों द्वारा सिंध विजय के अभियान के दौरान पहला आक्रमण किया गया था। तो पहला आक्रमण कहाँ किया गया था, तो पहला आक्रमण देखते हैं। तो पहला आक्रमण भी था कौन, तो मकरान तट। कौन, मकरान, जो 644 ईस्वी खलीफा उमर के काल में किया गया। तो ये मकरान तो क्या था, ये मकरान का इलाका जो भौगोलिक रूप से भारत के इलाका, तो इस साइड से, जैसे ही इस साइड से अगर चलता है कोई ये लोग चले, तो ये चलते क्या है, दक्षिणी इलाका। तो ये जो भौगोलिक तट जो ये मकरान के लिए था, ये स्थलीय मार्ग, तटीय मार्ग से होते हुए इस साइड से चल, और यही जो सिंध का जो इलाका है, ये जो सिंध का जो क्षेत्र है, तो एक सिंध के क्षेत्र में ये जो इलाका पड़ता वो मकरान, जो बहुत समुद्र ये जो इलाके ये सब है, ये सब क्या है, ये भौगोलिक अरब सागर। तो अरब सागर ये इलाका से होते हुए आगे बढ़ रहे थे।
तो ये आगे बढ़े और जो पहला जो पति था अरबों की सीन में मकरान था, जो आज के पाकिस्तान के जो भौगोलिक नाम अब जो देखे हैं वो मकरान तट के नाम से जाना जाता है, भौगोलिक तट के नाम से। तो मकरान में अरबों के जो सफल अभियान था 712 इसमें किया गया था। वो पहला आक्रमण किया गया था, शहर था, एक था इलाका था मकरान का इलाका। जो देखते हैं जैसे पहला मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला आक्रमण था वो कहाँ था, वो सिंध विजय किया गया था। तो सिंध विजय का पहला आक्रमण क्या था, मकरान पर। जब आखिर ठीक है किसे मकान के पहले मोर्चे पर एक विजय प्राप्त होती है, ठीक। तो कहा जाता है कि इसे आगे सिंध जब अरबों ने भारत में पहला सफल आक्रमण किया, यानी सफल आक्रमण कौन 712 ईस्वी में तो विजय प्राप्त करे। तो इस समय जो सिंध की राजधानी थी वो कहाँ थी, तो सिंध की राजधानी कहाँ पर थी, तो ये कहा जाता है अरोर, यानी सिंध की राजधानी थी अरोर। तो यहाँ यानी जो उस समय के राजधानी था वो अरोर शहर था। ये अरोर शहर में जब और कासिम द्वारा जो असफल आक्रमण किया गया उस दौरान था, ये इसकी राजधानी था अरोर। और अरबों द्वारा जो सिंध विजय के दौरान क्या था, जो सिंध विजय तो किया, और सिंध विजय करने के दौरान ही उसे क्या था, सिंध जैसे जब विजय किया तो राज्य के अंदर जो सोने चांदी के सिक्के और जो खाने पीने तो वस्तुओं की अपार थी। और इसमें एक ऐसे इनमें सबसे ज़्यादा संपत्ति हाथ लगी, और उसमें कहा गया कि इनको अधिक सोने चांदी के जैसी संपत्ति हाथ लगी। तो उस शहर को क्या, और इसने कहा स्वर्ण नगरी की संज्ञा दी थी। तो वह शहर कौन था, तो आज का जो मुल्तान है, यानी जो मुल्तान जो है, तो मुल्तान से अरबों के अपार संपत्ति हाथ लगी थी, और उसमें सोने चांदी की जो बहुलता थी उसके वो थी। उसके साथ क्या था, लोगों को बंदी बनाया गया, उसके बाद पशु प्राप्त हुए, और उसके बाद खाने पीने के जो सामग्री थी वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से प्राप्त हुई थी। और जो भी राज्य द्वारा जो संग्रहित थे वो सारे संपत्ति इसको लगभग यहीं पे ही प्राप्त हुई थी। और ये अपने को ये सारे कई कितना ये जो संपत्ति थी, और ये संपत्ति कहाँ भेजेगा, वो बगदाद के खलीफा अल हजाज था, उसके यहाँ भेज दिया। तो ये संपत्ति की अधिकता के कारण इस वक्त संपत्ति की अधिकता में ये स्वर्ण और चांदी की जो अधिकता थी वो दिखे गई, और इसी के फलस्वरूप अरबों ने क्या किया, मुल्तान को स्वर्ण नगरी तक की संज्ञा दे डाली। जो सातवीं जैसे भारत में जब क्या होता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तो क्या होता है, उत्तर भारत में जो एक क्या हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन की जो मृत्यु होती है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब, तो 647 यानी हर्षवर्धन की जो मृत्यु के पश्चात क्या होता है, से उत्तर भारत में उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता होगी। उत्तर भारत में राजनीतिक और स्थिरता देखी गई। तो उत्तर भारत में क्या हुआ, उत्तर भारत में राजनीतिक यानी हर्षवर्धन की मृत्यु होता है 600 कब, तो 654
644 ईस्वी हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात ये होता है उत्तर भारत में क्या राजनीतिक अस्थिरता, और इसी राजनीतिक अस्थिरता जो 7वीं शताब्दी में के फलस्वरूप जैसी ये होते हैं, तो क्या होता है उत्तर भारत में क्या होता है अस्थिरता होता है। इसी अस्थिरता के दौरान क्या था, कश्मीर कौन था, तो कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना होती है, यानी कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना करता है कौन, तो दुर्लभवर्धन यानी दुर्लभवर्धन था कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना करती है। और ये राजवंश कब तक चलता है, तो ये राजवंश 14वीं शताब्दी के मध्य तक चलता है, यानी 1341 के मध्य तक। यानी दुर्लभवर्धन था, एक दुर्लभवर्धन ने कश्मीर में हिंदू वंश की स्थापना करती है। और दुर्लभवर्धन तो वो कारकोट वंश का शासक था, कारकोट राजवंश की स्थापना करता है। यानी कश्मीर में जो चार जो वंश होता है, तो ये चारों वंश में सबसे पहले होता है कारकोट वंश। तो कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभवर्धन ने किया, और ये हिंदू राजवंश था। हिंदू राजवंश यह कब तक चला, 1340 ईस्वी तक एक कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना करती है। लेकिन हिंदू वंश को समाप्त करता है 1341 ईस्वी में। 1341 में कौन, तो शाहमीर द्वारा मुस्लिम राजवंश की स्थापना की। तो ये देखते हैं दुर्लभवर्धन जो कारकोट वंश की स्थापना करता है, और ये 7वीं शताब्दी में ये कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना किया दुर्लभवर्धन। और इसी दौरान 10वीं शताब्दी के मध्य के 10वीं शताब्दी में यानी इसी वंश में क्या होता है, इसी वंश में ये होता है कि तो एक शक्तिशाली शासिका होती है, शक्तिशाली शासिका कौन होता है, रानी दिद्धा। ये रानी दिद्धा थी। ये इसका चरित्र जैसा भी रहा हो, लेकिन एक सफल शासिका के रूप में जानी जाती है। एक सफल शासिका, यानी सफल शासिका के रूप में रानी दिद्धा थी, वो जानी जाती है। यहाँ ये रानी दिद्धा ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये अपने पति को मरवा देती है, और ये सारे राजकाज क्या होते हैं, ये अपने हाथों में केंद्रित कर लेती है और इसका संचालन करती है। और इसका शासन था, ये निरंकुश शासन तो था ही था, लेकिन जो भी था वो निरंकुश शासन के दौरान भी किसी तरह की जो अनिष्टकारी राज्य पर पड़ने वाले जो पति थे आक्रमण हुए, उसको सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और इसको सुरक्षित पूर्वक राज्य को आगे बढ़ाया। और इसका जो लोगों में सुख शांति की समृद्धि थी। तो और इसका शासन स्वच्छपूर्ण था, ना कि इस पर कोई आरोप। ये भले है कि ये अपने पति को हत्या करवा दे रानी दिद्धा, लेकिन ये एक सफल शासिका के रूप में सिद्ध हुई। तो ये जो दुर्लभवर्धन था, उसने कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना किया था, वो यह था, यह कारकोट वंश का
काकड़ वंश की स्थापना की। तो काकड़ वंश की स्थापना के साथ ही हिंदू राजवंश की स्थापना की सूत्रपात हुआ। सूत्रपात यानी अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन क्या था? सेकेंड, द्वितीय। यानी उसके बाद था अरबों के आक्रमण के समय अरबों के आक्रमण के समय प्रतिहार अरबों के आक्रमण के समय प्रतिहार वंश का शासक कौन था? एक कौन था? नागभट्ट। तो अरबों के आक्रमण के समय प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था वो नागभट्ट द्वितीय। तो अरबों के आक्रमण के समय उत्तर भारत में राजनीतिक सरकार देखते हैं तो दक्षिण भारत में देखते हैं तो एक कौन था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। दूसरा देखते हैं कि नागभट्ट द्वितीय। ये सशक्त शासक के रूप में थे और ये अपने प्रभुत्व को सारिकोन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो उत्तर भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता था उसमें गुज्जरों ने अपने आप को सशक्त कर लिया और वो उत्तर भारत का राजनीतिक त्रिपक्षीय संघर्ष था जहाँ पर एक था प्रतिहारों ने, उसके बाद पालों का था और दक्षिण के शासक से एक समय चोर आए, फिर इधर से राष्ट्रकूट भी संघर्ष किए। तो ये सारे संघर्ष था एक कौन था? तो गंगा द्वाब के इलाका में था और तो इस कारण जो गुज्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय थे, ये सशक्त शासक थे और जो अरबों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने वाले शासकों की श्रेणी में नागभट्ट द्वितीय को जाना जाता है। तो इस समय गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक था वो नागभट्ट द्वितीय। चालुक्य वंश के जो प्रतापी राजा थे हर्षवर्धन, उत्तर भारत में कौन हर्ष का शासन रहता है जो 644 ईस्वी तक जो सफलतापूर्वक शासन कर पाता है। ये 606 से लेकर 644 ईस्वी के बीच। इसी प्रकार दक्षिण में चालुक्य वंशों के शासक था और ये क्या आते हैं कि चालुक्य वंश का जो उस समय जो शासक हुआ हर्षवर्धन के समकालिक शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय था तो पुलकेशिन उत्तर भारत में जैसे हर्ष के साम्राज्य उत्तर भारत में क्या है? उत्तर भारत में क्या है? ये हर्ष है और दक्षिण भारत में कौन है? ये दक्षिण में कौन है? चालुक्य। तो ये दोनों में क्या हो? ये उत्तर भारत से ये दक्षिण भारत में प्रसार चाहता है और ये दक्षिण भारत में प्रसार करना उत्तर भारत की हो। तो दोनों की लड़ाई होती है और ये लड़ाई होती है 634 ईस्वी में लड़ाई होती है जिसमें होता है कि इससे हर्ष की क्या होता है? हर्ष की पराजय होता है। और इस पराजय का उल्लेख किया गया है तो ऐहोल अभिलेख में।
यानी उल्लेख जो मिलता है कहाँ पे, उल्लेख ए होल अभिलेख, ए होल अभिलेख में, यानी जो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ था 634 ईस्वी के बीच, तो ये युद्ध ने ही यह निर्धारित कर दिया कि हर्ष का जो दक्षिण दक्कन के इलाका में जो प्रसार था वो प्रसार अवरुद्ध हो गया, और उसके बाद फिर उत्तर की ओर ही एक छोटे से एक राज्य के रूप में स्थित रह गया। तो ये स्थित रहने के कारण से ये जो दक्षिण प्रसार था वो रुक गया, और पल्लव वंश जो ये चालुक्य वंश से शासक था पुलकेशिन द्वितीय, और वर्धन वंश शासक था कौन था, हर्षवर्धन, और ये दोनों के बीच युद्ध हुआ था। ये युद्ध जो हुआ था ये नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था, यानी लड़ा गया था कहाँ पे, ये नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया युद्ध था। इस युद्ध में हर्ष की पराजय हुई, लेकिन यह नहीं, इस पराजय से यह नहीं था कि हर्ष का साम्राज्य ही समाप्त हो गया। ये युद्ध हुआ, और ये युद्ध में जो दक्षिण का प्रसार था वो हर्ष का रुक गया, और ये जो चालुक्य वंश के शासक था ये एक समान जो अन्य वंश था इनका भी प्रसार की जो नीति थी वो दक्षिण में थी, और उसके बाद था कि उत्तर की ओर प्रसार भी कर रहे थे, और उत्तर प्रसार के दौरान ये गुजरात के इलाका में चालुक्यों के जो प्रसार हुआ था वो इसी क्रम में हुआ, और लास्ट हर्ष की पराजय भी हुई, और फिर चालुक्य अपने को लगभग 3 शताब्दियों तक ये अपने वंश के साथ शासन, अपने वंश में सशस्त्र शासन करते रहे, जब तक कि ये राष्ट्रकूट महाराष्ट्र के इलाका में सिर नहीं उठाए तब तक। तो ये जो प्रश्न होते, तो ये सब अधिकतर जो होते हैं वो सारे एक शासक विषय के साथ साथ जो इनकी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में इन शासकों की महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे देखते हैं कि कश्मीर में हिंदू राजवंश थी, तो क्या था, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, और दूसरा इसका था धार्मिक, और फिर आर्थिक, सामाजिक। ये चारों क्षेत्र में किसी भी राजवंश के जो समाप्ति और एक नए राजवंश की स्थापना होती है, तो उसमें ये सारे तत्व देखने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन प्रशासनिक रूप से प्रशासनिक परिवर्तन काफ़ी कम ही देखने को मिले हैं। प्रशासनिक परिवर्तन कम ही देखने को मिलेंगे। यानी जो प्रशासनिक परिवर्तन था वो प्रशासनिक परिवर्तन काफ़ी कम देखने को ही मिलते हैं, और ये सारे ऐसे नहीं से एक अपने आप में नहीं, ये अधिकतर होते हैं कि कोई किसी न किसी एग्जाम हो या कोई भी, ये सारे एग्जाम में पूछे गए, और मैंने तो खुद ही बनाया। तो इस अरबों का आक्रमण एक चालुक्य, तो अरब